हाँ जी बच्चों, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। और सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से बेटा आ जाओ सारे ऑनलाइन, फटाफट से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ। और हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा इसके बारे में बताओ जी, हमसे ना घबराओ जी, फटाफट से बताओ जी। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे बताने वाले हैं ऑडियो वीडियो कैसा है। डिम्पल गुड मॉर्निंग, हर्ष गुड मॉर्निंग, सुनी गुड मॉर्निंग, हर्ष अगेन क्लियर है बेटा, बहुत अच्छी बात है। निखिल, सबको बेटा बहुत 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जी, सब लोग आ जाओ फटाफट से। कुलदीप, निखिल, फलक, जतिन, हर्ष कंसल, बेटा सबको बहुत 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 दिल से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल चेतन मलिक क्लासेस में। श्रेया, अद्वन एंड हर्ष कंसल, कृतिका, जतिन, वंदना, दिव्यांश एंड ये कॉमफोन गेम प्ले कौन है? वंदना, गौतम, ज्योति, यूवी, आकाश, रुचि, लक्ष्य, पारस, दिशांक, यश, अनमोल, प्रथम, बेटा सबको बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब कुछ सही आ रहा है? बिल्कुल मजेदार आवाज आ रही है, और मजेदार आवाज आ रही है और मजेदार ही वीडियो आ रही है। ठीक है जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। मानवी गुड मॉर्निंग, शिलविल गुड मॉर्निंग, लक्ष्य, बब्बर गुड मॉर्निंग, दिशा, दीजा सॉरी, लक्षिता अग्रवाल, अंशुल, हर्ष, बहुत बढ़िया। सारे लोग फुल एनर्जी के साथ आ चुके हैं मजे लेने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। हमारे लिए पढ़ाई, हमारे लिए एक फन है, फन एलिमेंट है जी पढ़ाई। पढ़ाई को मजे में करेंगे तभी होगा। आओ जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं वापस से आपके साथ रिपीट करूंगा। देखो जी, अब तक आपने देखा जैसे टीवी सीरियल में रिप्ले आता है, तो आज एपिसोड से पहले पिछले एपिसोड तक, अब तक आपने देखा हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड का एक समरी चार्ट बनाया था। ये मेन पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने कैपिटलिस्ट का चार्ट डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, सोशलिस्ट का चार्ट डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, और आज बारी है मिक्स्ड के चार्ट को बनाने की, एकदम डिटेल में। सारे लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लें। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कत्ल करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में इसको चीड़ फाड़ के आज हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि बस पेपर कहीं से भी आ जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो निकाल लो जी, अपनी अपनी तलवारें निकालो। और आज हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें करने वाले हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें करने वाले हैं जी। आ जाओ जरा, मिक्स्ड इकोनॉमी की हम लोग बातें करने वाले हैं जी आज। लिखो जी, हेडिंग डाल लो, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये लाल गुस्से वाला इमोजी कौन बनाता है? मुझे समझ नहीं आती, ये नलायक इतना गुस्सा किसको आता है? लाल शक्ल, या तो मेरे को लगता है वो फूल जाता है क्लास देख के, लाल शक्ल हो जाती है बेचारे की। ऐसे लाल लाल शक्लें कौन बनाता है? आओ जी, हमारी क्लास में एक बच्चे ने जो नाम लिखा है, एक बच्चे ने नाम लिखा है जैस्मिन सैंडलर्स। पता, मतलब बच्चे का नाम है जैस्मिन सैंडलर्स। अगर आपको पता हो कि जैस्मिन सैंडलर्स कौन है, तो नॉर्मली सबको पता होगा जैस्मिन सैंडलर्स कौन है। ये बेटा कौन है असलियत में, कौन है और यहां पर कौन है जैस्मिन सैंडलर्स? पता लगे थोड़े दिनों में यहाँ पे आ जाए जी। नाम सबने रख लिया अपना, एक ने शाहरुख खान, एक ने सलमान खान।
आज बेटा मिक्स इकोनॉमी का कत्ल होगा, बिल्कुल होगा। आओ जी, हेडिंग डाल लो फीचर्स और नोट करना शुरू कर दो। आज निखिल पता है मुझे, जैस्मिन सैंडलर्स एक सिंगर है, बहुत अच्छे गाने गाती है वैसे, लेकिन क्लास में कौन है सवाल ये है। एक बच्चे ने अपना नाम रखा हुआ है जैस्मिन सैंडलर्स, पता नहीं कौन है। आओ जी फीचर्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं फीचर लिखते हैं जी, आ जाओ। शिवानी है रियल नेम, अच्छा जी शिवानी जी समझ गए हम, आपका रियल नेम जैस्मिन सैंडलर्स नहीं है। हमें क्या लगा, हमें असली में लगा जैस्मिन सैंडलर्स हमसे पढ़ने आती है, मैं तो खुश हो गया था। आओ जी, पहला पॉइंट लिखो। देखो जी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। बेटा मैम की तबीयत इट्स बेटर नाउ, काफी ठीक है, आज क्लास होगी होपफुली आपकी। आओ जी लिखो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स have equal access economic freedom and existence of private property ensures incentives to work। बेटा मैम का कुछ भी नहीं, बीपी लो हो गया था बहुत ज्यादा, तो उस कारण से कल क्लास नहीं हो पाई इवनिंग में। नेक्स्ट, consumers are benefited from consumer sovereignty and freedom of choice। नेक्स्ट, appropriate incentives for innovation and technological progress। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव, ये तो नोट कर लिया, एप्रोप्रिएट इंसेंटिव को आगे करना है, एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। फटाफट से इसको नोट करो क्योंकि पेज खत्म हो रहा है, फिर मुझे इसको ऊपर लेकर के जाना है।
encourages risk taking, advantages of economic planning, हो गया जी नोट यहां तक। नेक्स्ट, अब मेरिट्स के नीचे लिख रहा हूं मैं, मेरिट्स के नीचे ही मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। अभी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें सारे ही हम लोग अगर आप देखो तो ये मेरिट्स ही लिख रहे हैं, और मेरिट्स ही सारे फ्रीडम है एक तरीके से, मतलब मेरिट्स ही सारे फीचर्स हैं एक तरीके से। अगर आप देखो हम ये सारे मेरिट्स ही लिख रहे हैं, तो मैं मेरिट्स के नीचे ही लिखूंगा। अभी समझाता हूं, आप सिर्फ नोट करो, अभी आपको समझाता हूं। देखो जी, कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, बेटर है बेटा, मैम की तबीयत पहले से बहुत बेटर है अभी। नेक्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फटाफट से बेटा नोट करते रहो, मैं यहीं पे हूं, लिख रहा हूं। तो जी, डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन,
averted through government's legislative measures such as government regulations. ऑडियो बेटा आ रही होगी, अब बीच में बंद की थी मैंने, अभी आ रही होगी। लिखो जी, यहां तक लिखो। मुझे बस 1 मिनट का समय दो। हाँ जी बच्चों, आ गया मैं वापस। जरा 1 मिनट का बस समय और लूंगा, 1 मिनट का समय और लूंगा, और अब मैं आ गया जी वापस। बस 1 मिनट का आपका समय लिया, आ गया जी वापस। हाँ, तो डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन एवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहां तक आई होप नोट हो गया होगा, यहां तक आई होप नोट हो गया होगा। आगे आ जाओ जी, अब डीमेरिट्स पे आ जाओ, डीमेरिट्स पे आ जाओ जी। डीमेरिट्स पे आ जाओ। डीमेरिट में लिखो सबसे पहला, इट सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। बस होने वाला बेटा, सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट, बेटा कंपटीशन के बाद है एवर्टेड, AVERTED, एवर्टेड। एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट reduce incentives and growth of private sector। higher rates of taxation, poor economic planning। बेटा अभी सब बता रहा हूं, अभी लिखते रहो बस। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन, पुअर इकोनॉमिक प्लानिंग,
करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिले इन डिसीजंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, reduce overall economic growth. Next, absence of strong government initiatives. Absence of strong government initiatives. अगर कंट्रोल्ड वे में काम हो तो इसमें कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के मेरिट्स आ सकते हैं, बट नॉर्मली गवर्नमेंट सही से अपना काम नहीं करती। करो जी, नोट करो फटाफट से। फटाफट से इसको नोट करो। फटाफट से इसको नोट करेंगे और उसके बाद इसको हम समझना शुरू करेंगे जी। फटाफट से नोट करो, फिर इसको समझना शुरू करते हैं। चलो जी, नोट करो फटाफट से, फिर इसको समझना शुरू करते हैं। और आज हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। हो गया जी, नोट हो गया सबका? नोट हो गया है जी सबका। तो आओ जी, शुरू करते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को। आ जाओ जी, मिक्स्ड इकोनॉमी को शुरू करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में वैसे अब तक हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सब कुछ हो चुकी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें हम लोग करते हैं।
पल्लवी बेटा, जिस दिन आप बुक्स की पेमेंट कर देते हो उसके विद इन 1 वीक आपके पास बुक्स आ जाती हैं। नॉर्मली जिनकी पेमेंट बुक्स की हो चुकी है उन सबके पास बुक्स जा चुकी हैं। आप जब भी पेमेंट करते हो बुक्स के लिए उसके विद इन 1 वीक आ जाती हैं। ड्यू टू दिस लॉकडाउन अभी सारा आपको लग रहा है खुल गया है, लेकिन कोरियर होने में बहुत टाइम लग रहा है। कोरियर कम से कम 1 हफ्ता ले रहा है, जो नॉर्मली पहले नहीं लेता था, और प्राइजेस भी इस समय कोरियर के डबल चल रहे हैं। आओ जी। तो पल्लवी आपके पास आ जाएंगी बेटा, आपकी पेमेंट के विद इन 1 वीक ना है तो आप मुझे बताना। आ जाती है हमारे यहाँ से डिस्पैच, तो हम लोग सेम डे कर देते हैं। हमारे पास सब कुछ पैक्ड पड़ा होता है। ये हमारे पास पूरे कोरियर का मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन, जब कोरियर निकलेगा यहाँ से तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो कि हमारे पास सब कुछ पैक्ड होता है। बस हमें वहाँ पे एड्रेस की स्लिप लगानी होती है, नथिंग एल्स। हमारे पास ऑलरेडी हमने बुक सेट ऑर्डर कर रखे हैं एडवांस में, ऑब्वियसली कि हमें पता है लोग लेंगे, तो वो विद इन 1 वीक आपके पास आ जाएगा। आओ जी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अब सिर्फ ध्यान आपका, दिल और दिमाग दोनों यहां होने चाहिए समझने में। सर, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया क्यों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या दिक्कत थी कि सब कुछ प्राइवेट प्लेयर के पास था, तो सोशल वेलफेयर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर का एक ही काम होता है, क्या? प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट प्लेयर का एक ही काम होता है बेटा, प्रॉफिट मोटिव। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती ही नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं सोचती है, वो सिर्फ क्या सोचती है, सोशल वेलफेयर। तो हम लोगों ने, जेएम कीन्स ने बेसिकली, जेएम कीन्स ने डेवलप की मिक्स्ड इकोनॉमी। उसने बेसिकली क्या कि भाई एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कैपिटलिस्ट के जो डीमेरिट्स हैं वो ना हो, सोशलिस्ट के जो डीमेरिट्स हैं वो ना हो, कैपिटलिस्ट के फायदे उठाएं और सोशलिस्ट के फायदे उठाएं, और उसको मिला करके हम एक इकोनॉमी बना दें, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हों जो प्रॉफिट के लिए काम करें, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और गवर्नमेंट भी हो, पब्लिक एंटरप्राइज भी हो, जो साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करे, जिससे कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का भला होगा। तो हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई थी, वेट बेटा वेट, मैं देख लिया मैंने, अभी बताना कैसी आ रही है। आई हैव सीन इट। अच्छा हुआ आपने बता दिया। रुको रुको रुको, अभी ठीक आ रही होगी। अब देखो, अब देखो, अब देखो नलायको, अब आ गई होगी। मैं ना वैसे टेंशन मत लिया करो, पूरी वीडियो साथ साथ में बोलता हूँ ना, देख रहा होता हूँ, पूरी वीडियो देख रहा होता हूँ और साथ साथ सुन भी रहा होता हूँ। अभी देखो बीच बीच में, चलें जी शुरू करें। अब क्लियर है आवाज? बिल्कुल बढ़िया, एकदम क्लियर आ जा रही होगी, अब आवाज बिल्कुल क्लियर होगी अब। 2 मिनट का समय दो बेटा, मैं सुन रहा हूँ वैसे साथ साथ, आई एम चेकिंग इट साथ साथ, डोंट वरी। अभी क्या हो रहा है, अभी भी बताओ जी, अब बता दो। अभी क्या हो रहा है, आई एम चेकिंग इट, डोंट वरी। जब तक जिन लोगों के नोट्स नहीं हुए वो लोग अपने नोट्स पूरे करें, मैं चेक कर रहा हूं बेटा।
हाँ जी, अब ठीक है आवाज? अब चेक कर लो जी। वैसे तुम क्या चेक कर लो, मैं खुद ही देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। डोंट वरी, मैं खुद ही चेक कर रहा हूं। चलो जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आओ जी, शुरू करें कहानी। मिक्स इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे, और मिक्स इकोनॉमी में जनरल पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमने मिक्स इकोनॉमी बनाई क्यों? ताकि कैपिटलिस्ट के जो डीमेरिट्स थे वो हट जाएं, सोशलिस्ट के जो डीमेरिट थे वो हट जाएं, और हम लोग एक इकोनॉमी ऐसी डेवलप करें जिसमें कैपिटलिस्ट के फायदे और सोशलिस्ट के फायदे एक जगह पे आ जाए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट के दोनों के मेरिट्स निकालो। एक प्राइवेट प्लेयर पे काम करता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन पे काम करता है, तो दोनों के फायदे निकाल के एक इकोनॉमी बना दो, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने का हमारा पर्पस तो यही था कि प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, तगड़ा कंपटीशन होगा, सस्ते दाम पे माल बनाएंगे, कंज्यूमर का भला होगा, और दूसरी तरफ जो कंपनियां ज्यादा कमाएंगी उनसे ज्यादा टैक्सेस लेंगे, उस पैसे का यूज करेंगे गरीबों का सोशल वेलफेयर करने में। तो बहुत अच्छे से ये काम कर सकता था, लेकिन हमारी महान सरकार की नाकामियों की वजह से मिक्स इकोनॉमी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था, सरकार की कुछ नाकामियों की वजह से। पहले हमें इस मिक्स इकोनॉमी में 90% बातें जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि भाई ऐसे क्या फायदे हैं जो आपको मिक्स इकोनॉमी की तरफ खींचते हैं। सर, मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट प्लेयर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमें प्राइवेट प्लेयर के भी बेनिफिट्स और गवर्नमेंट सेक्टर के भी बेनिफिट्स हमें दोनों मिल रहे हैं, और जो डीमेरिट्स थे वो खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से वो खत्म नहीं हुए। तो हमारे क्या फीचर्स हैं, आओ जी पढ़ते हैं। ये सबसे आसान है और सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली पॉइंट क्या है, बेसिक फंडा क्या है कि जो फायदे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं या जो फायदे सोशलिस्ट इकोनॉमी के हैं, वो दोनों के फायदे इसके अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। प्राइवेट प्लेयर एफिशिएंटली काम करके प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट प्लेयर भी एफिशिएंटली काम करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए एफिशिएंटली काम करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है। तो काफी अच्छा पॉइंट है। आओ जी देखो, सबसे पहला फीचर क्या है इसमें? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये तो हमें पता ही है, मिक्स इकोनॉमी का मतलब ही क्या है? जहां पे पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर हैव इक्वल एक्सेस, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास भी हैं और प्राइवेट प्लेयर के पास भी हैं, और दोनों के पास लगभग बराबर एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि 90% इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड 10% इज ओन्ड बाय प्राइवेट, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट और गवर्नमेंट के पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस है हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद अगर आप यहां से देखोगे ना, लगभग यहां से देखोगे तो फीचर से ज्यादा ये चीजें मेरिट्स हैं, फीचर से ज्यादा ये चीजें मेरिट्स हैं। क्या क्या? इकोनॉमिक फ्रीडम है और एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इंश्योर्स इंसेंटिव टू वर्क। ये अब हमारा अगर आप फीचर देखोगे तो कैपिटलिस्ट में था कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम था, राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिससे उनको मजा आ रहा है, इंसेंटिव है उनके पास काम करने का कि हम कुछ भी यूज करके रिसोर्सेज को अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दिस इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो मिक्स में भी आएगा, क्योंकि मिक्स के अंदर कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट प्लेयर भी हैं और सोशलिस्ट यानी गवर्नमेंट प्लेयर भी है। तो दोनों के फायदे यहां पे हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम कंज्यूमर सोवर्निटी। अगेन वही बात आ गई, ये भी आपका किसका पॉइंट है? कैपिटलिस्ट का मेरिट है। कैपिटलिस्ट के मेरिट में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर के हिसाब से प्राइवेट प्लेयर मार्केट में क्या करते हैं जी? प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर के हिसाब से मार्केट में प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कंज्यूमर इज बेसिकली द किंग, और ये फायदा आपको मिक्स में मिलता है क्योंकि मिक्स में भी हमारे प्राइवेट प्लेयर होते हैं। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मैं आपको वही बोल रहा हूं, इसमें मिक्स इकोनॉमी में आपको कोई भी नया पॉइंट नहीं मिलेगा।
मिक्स इकोनॉमी में आपको कोई भी नया पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें होगा क्या, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मेरिट्स इसके अंदर होंगे, और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ज्यादातर दोनों के डीमेरिट इसके अंदर होंगे। क्योंकि ये है क्या, ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है जिसमें प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट प्लेयर भी है। तो इसमें आपको कोई नया पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें आपको मेरिट्स में वही मेरिट आ जाएंगे जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में थे, और डीमेरिट में भी वही मेरिट आ जाएंगे जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में थे। उसके बाद इट एनकरेजेस रिस्क टेकिंग। अब प्राइवेट प्लेयर है तो वो तो रिस्क लेगा ही लेगा। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये किसका मेरिट है, ये मेरिट है सोशलिस्ट का। ये सोशलिस्ट का मेरिट है कि गवर्नमेंट प्लेयर भी है मिक्स इकोनॉमी में, तो वो अच्छे से पूरी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करके चलेगी। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। अब इसमें क्या है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट प्लेयर भी है, तो इकोनॉमिकली भी हम लोग स्ट्रांग चल रहे हैं और सोशल वेलफेयर भी साथ साथ हो रहा है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये पॉइंट क्या है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, ग्रेटर कंपटीशन उनको ड्राइव करता है कि अच्छे से काम करें, और गवर्नमेंट सेक्टर सबका सोशल वेलफेयर तो करती ही है। तो उनके लिए भी उससे होना क्या चाहिए था, मतलब रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे अच्छे से काम करती है वहां पे इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जहां पर भी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वहां पे इकोनॉमी की डेवलपमेंट रैपिड ही होगी, क्योंकि क्या पता वहां की सरकार वहां पे अच्छे से काम ना कर रही हो। इसका सबसे नंबर 1 एग्जांपल आपको पता है, भारत। इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए पर हो नहीं रही। इट इज अ मेरिट। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे ढंग से काम करेगी वहां पे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए पर हो नहीं रही। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां पे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट होती है कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। यहां पे प्राइवेट भी है और उसके ऊपर नजर रखने के लिए गवर्नमेंट भी है, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन। जहां जहां पर भी सरकार को लगेगा मुझे बीच में आना चाहिए वो बीच में आएगी। अब सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, इस समय कोरोना के चलते हमारे देश में जो बीमारी है इसमें प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि हमें भी बीच में आना चाहिए सोशल वेलफेयर के, तो गवर्नमेंट भी बीच में आ रही है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन एवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर्स सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जहां पे सारे प्राइवेट प्लेयर होते हैं, तो दो प्लेयर्स के बीच में बहुत तेज कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। उसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हर कोई कंज्यूमर को गलत ऐड करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। वो सारी चीजें यहां से हट जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझना, अब बहुत तगड़ा कंपटीशन है मार्केट में, पेपर इंडस्ट्री में ले लो, क्लासमेट का रजिस्टर, कितने टाइप के रजिस्टर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने टाइप के रजिस्टर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। कोई क्लासमेट का होता है, कोई किसी चीज का होता है। पेपर इंडस्ट्री इज वेरी बिग। अब पेपर बनता है, आपको पता है, अगर ट्रीज से हमारा पेपर बनता है, पेपर जो बनता है वो ट्रीज को काटने से बनता है। अगर गवर्नमेंट एनवायरमेंट को लेके कोई रेगुलेशन ना बनाए तो प्राइवेट प्लेयर में इतना तगड़ा कंपटीशन है कि वो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट के अपने पास लेके आएगा और पेपर मार्केट में रजिस्टर बनाने की कोशिश करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पेड़ तो फ्री के हैं, मार्केट में जितने लगे हैं उखाड़ लो भाई, तो हर उस पेड़ों के लिए लड़ाइयां हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने लग जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बुराई है किसकी? तगड़े कंपटीशन की बुराई है। प्राइवेट प्लेयर में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, जिसकी वजह की बुराई क्या है कि वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करने में पीछे नहीं हटते, उनको फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट को डिग्रेड करने। आज के जमाने में भी कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, दबा के पॉल्यूशन फैलाती हैं। वो तो अगर गवर्नमेंट बीच में ना आए, गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन टैक्सेस लगा रखे, बड़े हो जाओगे जब सीए इंटर ग्रुप 2 में एफएम में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ोगे, वहां पे आता है कि हमारे देश में इन सब चीजों को रोकने के लिए पॉल्यूशन टैक्सेस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कि जो जितना ज्यादा धुआं फैलाएगा, अप टू अ परमिसिबल एक्सटेंट धुआं फैलाना अलाउड है, उससे ऊपर फैलाओगे तो पॉल्यूशन टैक्स लगेगा। अगर ये ना होता तो कंपटीशन के चक्कर में लोग ज्यादा माल बनाते, ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते, एनवायरनमेंट को खराब करते। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सिर्फ कैपिटलिस्ट होती है तो कंपटीशन ज्यादा होता है,
जिसकी वजह से एनवायरमेंट ज्यादा डिग्रेड हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए बीच में आती है। और गवर्नमेंट रोकने के लिए बीच में कैसे आती है? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है। तो जो हमारी डिसएडवांटेज थी हैवी कंपटीशन की, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। गवर्नमेंट ने रूल्स बना के उनको खत्म कर दिया। दिस इज द फायदा ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, या कह सकते हो दिस वाज द डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट कन्वर्टेड इनटू द मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारा कैपिटलिस्ट का डीमेरिट है, क्योंकि कैपिटलिस्ट में सारे प्राइवेट प्लेयर होते हैं और तगड़े कंपटीशन की वजह से वो एनवायरनमेंट को ज्यादा डिग्रेड करते हैं। वहां गवर्नमेंट होती नहीं है तो भाई रगड़ो, अच्छे से रगड़ो पूरे एनवायरनमेंट को, क्या टेंशन है, अपने बाप का क्या जा रहा है। लेकिन क्योंकि वहां का डीमेरिट यहाँ का मेरिट में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहाँ बीच में गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि भैया जी अगर आप एनवायरनमेंट को ज्यादा काटोगे तो हम आपको भी उतना ही काटेंगे। बेटा इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री नहीं है। मोहम्मद कामरान, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री? ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ इंडिया को देखा, अभी आप बाहर गए ही नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया की ही गवर्नमेंट मोस्ट करप्ट है। ऐसा नहीं है कि इंडियन ही गवर्नमेंट में सारे मंत्री लोग खाते पीते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ही पैसा खाती है आम जनता का या आम जनता को परेशान करती है। बेटा ये हर सरकार के साथ है। और रादर मोहम्मद कामरान, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अगर मैं आज आपको भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना दूं तो ऑब्वियसली आप वहां से अपना पर्सनल जितना फायदा उठाना चाहोगे उठाते ही हो। और नॉर्मली ये तो खैर गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो। अगर एक नॉर्मल बता रहा हूं, आज की डेट में कोई भी XYZ, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, एवरी पर्सन, अगर आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उठा सकते हो तो हर कोई उठाएगा, चाहे वो X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो। इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट हु इज डूइंग बैड। गवर्नमेंट में क्या है, आम जनता ही तो है जो हाई पोस्ट पे बैठी है, तो उनको जो फायदे मिलते हैं वो वहां से उठाते हैं। लेकिन वो फायदे लाखों करोड़ों के हो जाते हैं। बस पॉइंट ये है, और इस बात से हमें जलन होती है कि हाय आम जनता का बेनिफिट नहीं कर रहे। भाई वो भी आम जनता ही है, वो भी लोग ही हैं। यही अगर हम भी उनकी जगह पे होंगे तो हाँ ये हो सकता है अगर वो 1 रुपए में से 90 पैसे खा जाते हैं और 10 रुपए सरकार लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम में से भी कोई वहां पे होगा तो हम 1 रुपए में से ज्यादा, अगर हम हरीश चंद्र के पोते हैं तो हम 1 रुपए में से 70 पैसे खा लेंगे। खाएगा हर कोई, चाहे वो XYZ कोई भी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट खाती है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट में चले जाओ वो खाती है। इंडिया की गवर्नमेंट फिर भी जो इंडिया में रह करके काम करती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालती है, बाहर की गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती। आप आज यूएसए का हाल देख लो, जितने लोग यूएसए में उतने हमारे योगी संभालता है। योगी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। जितने लोग पूरे यूएसए में है ना, उतने हमारे उत्तर प्रदेश में है। और वो जिस तरीके से उसने उसको संभाला है, कोरोना को संभाला है, वो यूएसए का क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूं बिल्कुल दिमाग से, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी नहीं संभाल पाया। तो ऐसा नहीं है मोहम्मद कि ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी पता नहीं है, आपको अभी एक्चुअली क्या है, आपको वही पॉइंट हो जाता है ना, हमें सिर्फ इंडिया के डीमेरिट्स दिखते हैं, इंडिया के मेरिट्स हमने नहीं देखे तो कंपैरिजन हो नहीं पाया। दूसरी कंट्रीज के क्या मेरिट और डीमेरिट है वो हमें पता ही नहीं है। तो हमें सिर्फ जो चीज दिख रही है हम उसी की बुराई कर रहे हैं, पर क्या पता और देशों में और भी ज्यादा बुराई होती हो। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं, कौन सही कौन गलत वाला सवाल नहीं होता, कौन कम गलत और कौन ज्यादा गलत, सवाल ये होता है। एनीवेज आते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। जतिन जिंदल, प्लीज डोंट से एनीथिंग लाइक दिस, प्लीज डोंट से एनीथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज का खैर हमारी सरकारों ने बहुत टाइम से फायदा उठाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई। प्लीज ऐसा कुछ भी आप ना करें कमेंट, अदरवाइज मुझे आपको कमेंट से हटाना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं करें। इंडिया पाकिस्तान पे ना आए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में सारे मुस्लिम्स और सारे इंडियंस है, सब लोग भाईचारा निभाना चाहते हैं। पर ये ऊपर के कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज को होने नहीं देते और आम जनता की भावनाओं को भड़का करके वो पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। आज तक हुआ ही क्या है, पिछले 60 सालों में कांग्रेस की तो खैर पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड करता है सारे धर्मों को आपस में लड़वा के और खुद पॉलिटिकल पार्टी वो बन जाती है। यही तो पॉलिसी चलती है। ये आम जनता, हम जैसे प्यारे लोग इसी चीज में तो फंसे। आज तक अगर दिमाग के द्वार थोड़े से खोलोगे तो कुछ लोग इंडियंस और कुछ लोग मुस्लिम्स, इंडियंस भी और मुस्लिम्स भी, दोनों
करप्ट पॉलिटिशियंस, ऊपर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें जिससे कि वो लोग पॉलिटिक्स में बने रहें। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे मानो इस चीज को ना मानो। हर मुस्लिम और हर इंडियन दिल से चाहता है कि हम लोग एक तरह भाईचारे से रहें, लेकिन भावनाओं को भड़का करके, न्यूज में भड़का करके ये सारी बातें की जाती हैं। खैर छोड़ो, नेक्स्ट डीमेरिट्स। अब मैं डीमेरिट पे आता हूं, मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट। इंडिया को दिमाग में रखते हुए बुराइयां अब आपको निकालनी है। पहली बुराई, अब बिल्कुल, अब आप प्लीज ये बातों को छोड़ दें, बाहर आ जाएं और पढ़ाई में ध्यान दें। डीमेरिट, सबसे पहला पॉइंट डीमेरिट का क्या है? सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। अब सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, कोरोना आया, अनसर्टेन था, किसी को पता तो नहीं था, कोई पहले से तैयारी तो इसकी कर ही नहीं सकता था। तो अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ कि ना तो प्राइवेट प्लेयर ना ही गवर्नमेंट सेक्टर तैयार था इन चीजों के लिए, तो इसीलिए ये सब इस तरीके से हमारे देश में फैल गया। नेक्स्ट, कई बार अब स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, ये जो वर्ड है स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। एक्सेसिव जब कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट, उससे क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर को मजा नहीं आता काम करने में। अगर आप ज्यादा रोकथाम लगाओगे प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर, भाई ये करेगा तो तेरे पे इतने का चालान कर देंगे, इतने का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो प्राइवेट प्लेयर का मन ही नहीं करेगा काम करने का, उसको इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का। नेक्स्ट, अब ये सारे क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट की नाकामियां, क्या नाकामियां है जी? पहली नाकामी, हमारे देश में टैक्सेस का रेट बहुत हाई है, हमारे देश में टैक्सेस का रेट बहुत हाई है, इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत पुअर है, करप्शन तो है ही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज, अब आप देखो कितने रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है हमारे देश में, डिसीजन लेने में बहुत डिले करती है हमारी सरकार, जब तक उनको चप्पल ना पड़े तब तक कुछ काम नहीं करती। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कितने बैंक आज की डेट में मर रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि सब पब्लिक सेक्टर लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इन सब से क्या होता है? ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है जी? रिड्यूस। प्राइवेट प्लेयर इतनी मेहनत से इतना अच्छा कमा के इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी है वो ढंग से काम नहीं करता, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बनता, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में रिडक्शन आ जाती है। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ज्यादा लेती नहीं है, एब्सेंस रहती है उनके इनिशिएटिव की, जिसकी वजह से हमारा सोशल वेलफेयर जो मेन मोटिव था वो ढंग से हो नहीं पाता है। दिस वाज द डीमेरिट्स, यानी गवर्नमेंट की वो नाकामियां जो मिक्स्ड इकोनॉमी को सही से काम करने नहीं देती है। तो हमने यही पॉइंट लिखा, अगर कंट्रोल्ड वे में, अगर कंट्रोल्ड वे में काम होगा, अगर कंट्रोल्ड वे में काम होगा तो इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के मेरिट्स आ सकते हैं। अगर ढंग से काम करें तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मेरिट्स मिक्स्ड इकोनॉमी में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट सही से अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी उतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी उसको होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ जी? तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे मिक्स्ड इकोनॉमी के। डीमेरिट्स का प्राची बेटा पहला पॉइंट है सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी का जो ये पॉइंट है ये हर किसी का डीमेरिट हो सकता है, जरूरी नहीं है मिक्स का। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनसर्टेन है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जब कोई अनसर्टेनिटी एकदम से सामने आती है, जैसे अब कोरोना आया हमारे सामने, तो ये इस पे कौन काम करेगा? प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट प्लेयर, दोनों आपस में कंफ्यूजन में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उस पर ढंग से काम नहीं कर पाता है, और गवर्नमेंट तो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कोई लेती ही नहीं है, तो इसलिए वो क्लैरिटी नहीं आती, वो कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिले कर जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक डीमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई? ये आपके पॉइंट्स थे जी मिक्स्ड इकोनॉमी के, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के, ये सारे आपके पॉइंट्स थे। आई होप ये पॉइंट आपको सारे समझ में आए होंगे। एग्जैक्टली नवीन, ये पॉइंट सब में हो सकता है कि अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट सबके अंदर हो सकता है, डोंट वरी, अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट सबके अंदर हो सकता है। आई होप ये तीनों इकोनॉमीज के बारे में आपको फीचर, मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चैप्टर वन आ रहा हूं बेटा उदित, एक मिनट रुको, मैं आपको टाइम देता हूं अभी डाउट का। चैप्टर 1 के 99% कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, सिर्फ एक चीज हमारी छोटी सी पेंडिंग है,
जो कि नेक्स्ट क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको चैप्टर के पीछे दिए गए सारे एमसीक्यूज आपको होमवर्क में एक बार ट्राई करने हैं और एक क्लास के अंदर मैं सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो आपको मेरे साथ साथ करने होंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार सारे एमसीक्यूज पहले खुद ट्राई करोगे। खुद ट्राई करने से क्या होता है कि गलतियां या मेरी इंटरप्रिटेशन की पावर स्ट्रांग हो जाती है। मैं चाहूं तो मैं सारे खुद करा दूंगा क्लास में, वो तो मैंने कराना ही है, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे कराने से पहले आप एक बार सारे एमसीक्यू से गो थ्रू हो जाओ, जिससे कि मेरी इंटरप्रिटेशन की पावर, क्या एक बार में मुझे सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उससे आपको एक एनालिसिस मिलेगी कि मुझे सर, अब देखो मैं वही बोलना चाह रहा हूं ना, पेपर में दिक्कत क्या होती है, बच्चों को कॉन्सेप्ट आता होता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैंने बच्चे से एक सवाल पूछा, उसने मुझे तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन वही सवाल जब डिफिकल्ट लैंग्वेज इंग्लिश में लिख करके आया पेपर में तो बच्चे को नहीं आता था। उसका रीजन क्या था? क्या उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता था या वो सवाल को इंटरप्रेट नहीं कर पाया? वो सवाल को, क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाया अच्छे से। तो वो पावर जो होती है ना, वो बेसिकली लैक क्यों करती है? क्योंकि नॉर्मली टीचर्स का ये जो एक सिनेरियो रहता है कि भाई क्लास में आप क्वेश्चन सारे करा दो, अपना काम खत्म करो। मैं भी वही करूंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, लेकिन एज अ भाई, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया कि मेरे कराने से पहले, मेरा तो काम है कराना, मेरे को तो सारे क्वेश्चन आपको कराने ही है, मेरे कराने से पहले अगर अपनी इंटरप्रिटेशन की पावर स्ट्रांग करना चाहते हो तो पहली बार जब आप किसी चीज को पहली बार देखते हो और वो कितना समझ में आया कितना नहीं आया, उससे आपको पहले ये पता लगेगा हम कितने पानी में हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब अपनी रीडिंग पावर बढ़ाओगे तो इंटरप्रिटेशन की पावर आपकी अपने आप बढ़ेगी। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए मर जाते हैं, उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन मांग क्या रहे। फिर वही क्वेश्चन जब मैं आसान करके इंटरप्रेट करके उसको बताता हूं तो बहुत जल्दी वो आंसर बताता है। तो इसका मतलब क्या है, उस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता था लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर स्ट्रांग नहीं थी। तो मैं आपको टाइम देता हूं, हमेशा टाइम दूंगा, मेरी ये आदत है खैर, कि मेरे को ये पॉइंट लगा, मेरे को लगा यार नहीं, बच्चों के साथ ये भी एक प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि एक बार मेरे कराने से पहले उनको टाइम देना चाहिए। भाई पहले सारे क्वेश्चन ना तुम ट्राई करो। उससे होगा क्या? उससे ये होगा, एक तो पहली बात, अगर मेरे 100 में से मान लो 80 क्वेश्चन हो गए, 20 नहीं हुए, जब 20 सवालों में आप अटकोगे ना, अटकोगे, उसको रीड करोगे, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, वो आपके लिए उस पर आप स्टार मार्क करोगे। स्टार मार्क करने से क्या होगा, भाई ये पहली बार में मेरे को नहीं समझ में आया था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मेरे अंदर ना बहुत सारी थ्योरीज छुपी हुई हैं। पेपर में बच्चे कहते हैं, सर मेरे से पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंट था, तो बेटा पेपर में जो नहीं आता था आपको वही इंपॉर्टेंट था, सीधी बात है। पेपर में जो आता था वो आपके लिए आसान था, नहीं आता था वो इंपॉर्टेंट था। और उसी पेपर में बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वो पेपर 100% आता था, तो उनके लिए तो पेपर बहुत आसान था। आपके लिए पेपर मुश्किल क्यों था? क्योंकि आपको कुछ पार्ट नहीं आता था। और नहीं क्यों आता था? पढ़ा तो सेम टीचर से, उसको 100% आता, आपको 80% आता, क्योंकि वो 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थे पहली बार में भी, लेकिन मैंने उनको छांट के उनकी रिवीजन नहीं की। अब इन द सेंस ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर 100 सवाल आप कर रहे हो, उस 100 में से मान लो 20 सवाल मेरे से पहली बार में नहीं हुए, ये मैं थोड़ी बहुत बातें बीच में आपको गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। 20 सवाल जो नहीं हुए, मैं आपको अपनी अपनी बुक दिखाऊंगा सीए फाइनल की, तब आपको समझ में आएगा पढ़ना कैसे चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों को नहीं क्लियर होता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप अपने 100 के 100 क्वेश्चंस खुद करो, एक बार खुद ट्राई करो। कॉन्सेप्ट आपने सारा पढ़ लिया, 100 के 100 क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे आप। जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं होंगे आपसे, इसका मतलब उन क्वेश्चंस में मुझे फंसाने की क्षमता है, वो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, उन पे आप स्टार मार्क करोगे, उन पे आप स्टार मार्क करोगे, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट वही है जो मुझे फंसाने की क्षमता रखता है। जो टुच्चा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसको तो मैं एक बार में कर गया, वो पेपर में भी आएगा तो भी मैं एक बार में कर जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया, इजी सवाल था। लेकिन मेरे लिए, अब हर किसी के स्टार वाले सवाल अलग हो सकते हैं, सबकी इंग्लिश का लेवल अलग है, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है जो मुझे फंसाने की क्षमता रखता है। और जो सवाल मेरे से पहली बार नहीं हुआ वो सवाल पेपर में भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, अगर मैंने उसको 5 बार रिवाइज नहीं किया तो मैं तो यही करता था, मैंने सारे क्वेश्चंस किए और जो सवाल मेरे से एक बार में नहीं हुआ उस पर स्टार मार्क कर लिया।
और जब भी मैं चैप्टर को रिवाइज करता हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं उस स्टार वाले क्वेश्चन को दो दो बार रिवाइज करूं, दो दो बार, और जो बिना स्टार वाले हैं उनको एक बार रिवाइज करूं। तो इससे होगा क्या, जब आप 5 टाइम्स कोर्स की रिवीजन करोगे तो स्टार वालों की 10 टाइम्स रिवीजन हो जाएगी और बिना स्टार वालों की 5 बार हो जाएगी, जो कि पेपर में आपको, मैं कह रहा हूं मेरे से लिख के ले लो, इतनी हेल्प करेगी ना। और ये बात कंफर्म है, एक सवाल में जब हम अटकते हैं ना, किसी सवाल में हम अटकते हैं, वो सवाल तो हमें हमेशा याद रहता है, अच्छा यार इसमें मैंने उस समय भी यही गलती की थी, इसको तो पक्का इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है। वो आपको पक्का हमेशा लाइफ भर याद रहेगा। और एक चीज और दिमाग में डाल लो अपने, ये सेकंड पॉइंट है जो मैं नॉर्मली बच्चों को समझाता हूं। आपको कभी भी कोई डाउट आए, वो डाउट क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछो, लेकिन मेरे से पूछने के बाद 10 में से 9 बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया, आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया, 10 में से 9 बच्चे उसका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के वहां पे उसको नहीं लिखते हैं। उससे क्या होता है, सर जब 10 दिन बाद मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तो मैं भूल गया कि सर आपने उसका आंसर क्या बताया था, और मुझे उसी क्वेश्चन में दोबारा डाउट आ गया, उसी क्वेश्चन में दोबारा डाउट आ गया, क्योंकि जो आपने सॉल्यूशन बताया था वो मैंने लिखा नहीं और मैं उसको भूल गया। अब उससे होगा क्या, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, जो आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप यूज करोगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। मैं आपको ऐसी रैंक नहीं आती, मैं आपको अपनी सीए फाइनल की बुक दिखाऊंगा। अगर मैंने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसमें कोई डाउट आया, मैंने सर से पूछा, उस डाउट का जो सॉल्यूशन है वो मैंने वहीं लिख लिया, क्योंकि भाई सीए करते टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही डाउट को सर से 10 बार पूछूं। आपकी नॉलेज कब एनहेंस होगी, जब एक डाउट 10 बार पूछोगे या 10 टाइप के अलग अलग डाउट सर से पूछोगे। तो सर जब मैं एक ही डाउट 10 बार पूछूंगा, मेरी मेमोरी उसी डाउट पे स्टिक रह जाएगी, मैं आगे तो जीवन में बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो एक ही डाउट को 10 बार पूछ रहा हूं, अपना टाइम भी खराब कर रहा हूं, सर का भी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने पहली बार जब डाउट सर ने मेरे को बताया था, मैंने उसका सॉल्यूशन वहीं पे लिख लिया, तो मेरे को वो तो सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अगले 9 डाउट जो मैं पूछूंगा सर से वो नए होंगे, विच विल एनहांस बाय नॉलेज। तो ये आदतें 2-3 अपने अंदर पालो। पहली बात, सर के कराने से पहले मुझे सारे क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करने, भाई मेरी क्या वकत है, मैं क्या कर पा रहा हूं। और दूसरा, जो डाउट आ रहा है उस पर स्टार मार्क करना है, भाई ये कतई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरे को एग्जाम में फंसा सकता है, जो मेरे से एक बार में नहीं हुआ। और उसके बाद जब उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए, उसको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो आपको समझ में आते है उसको वहां लिखना चाहिए। ये 2-3 आदतें पाल लोगे, 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको एमसीक्यू पेपर में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये 2-3 आदतें आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी। भाई सर के कराने से पहले मुझे सारे क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करने, जब कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, सब मुझे समझ में आ गया, तो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या सर ने कॉन्सेप्ट पूरे नहीं कराए, ये भी आपको पता लगेगा उससे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ। तो 2 बातें निकल के आई, मेरे कराने से पहले 100% क्वेश्चंस आप करोगे, जो नहीं होंगे उस पर स्टार मार्क करोगे, और जब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप उसको वहां पे लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, ताकि मुझे इस क्वेश्चन में अब दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे जीवन में कहीं पर भी आ जाएगा, मुझे याद रहना चाहिए और मुझे इसमें डाउट दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर ने बताया था, मैंने उसको वहां पर लिख लिया। ये 2-3 चीजें जब आप अपने अंदर इनकलकेट करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आप देख लेना आपके अंदर और एक नॉर्मल बच्चे के अंदर कितना डिफरेंस आ जाएगा। वो नॉर्मल बच्चा उसी डाउट को, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास, जो एक ही डाउट मेरे से जब तक 100 बार ना पूछ लें उनको जीवन में मजा नहीं आता। एक ही डाउट को 100 बार ना पूछ लें उनको मजा नहीं आता मेरे से। और एक दूसरे बच्चे भी होते हैं, हमें डाउट सुन के, डाउट की फ्रीक्वेंसी सुन के ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। ये आपके आईक्यू लेवल को एनहांस करेंगी ये चीजें। मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये आपके आईक्यू लेवल को एनहांस करेंगी। भाई एक ही डाउट 10 बार पूछने से अच्छा सर से 10 बार नए नए डाउट पूछो ना, जो मेरे नॉलेज बेस को बढ़ाएंगी। तो ये चीजें आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाती हैं, और हमें डाउट से, आपके डाउट की फ्रीक्वेंसी से ये समझ में आ जाता है कि कौन बच्चे का कितना आईक्यू लेवल है। तो आप इस चीज को मेक श्योर करो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से डाउट 10 बार पूछो, मैं उसको जवाब दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है ये। लेकिन कोशिश करो कि एक बार जब एक चीज मुझे समझ में आ गई, मैंने उसका सॉल्यूशन वहां पे लिख लिया, भाई अगला डाउट जो मैं पूछूं वो नए टाइप का होना चाहिए, जो मेरे माइंड को शार्प करेगा और नॉलेज को बढ़ाएगा। तो दिस वाज माय गाइडेंस टू यू, रेस्ट इज ऑल योर्स। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सब कुछ आपके ऊपर है, पर ये चीजें स्मार्ट ट्रिक्स हैं, फॉलो करनी चाहिए। अदरवाइज हम नॉलेज को अपनी ना बहुत लिमिटेड रख देते हैं।
बाकी खैर मेरा फर्ज था आपको समझाना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो बचा कुचा छोटा मोटा पार्ट है वो आपको करा दूंगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली फ्राइडे को। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, जिसके दौरान सैटरडे संडे आपको टाइम मिलेगा, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू एक बार आप ट्राई करोगे। और उसके बाद मंडे को मैं भी कराऊंगा सारे। लेकिन आप एक बार गो थ्रू जब हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहां फंस रहा हूं कहां नहीं फंस रहा हूं। तो उन चीजों को स्टार मार्क आप करके रखना, और उनको इंपॉर्टेंट कि भाई ये क्वेश्चन मुझे फंसा सकता है, इसको 10 बार पी लूं पेपर में आ जाए तो बस टेंशन फ्री। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी मैथ्स की क्लास है। मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, स्टे ब्लेस्ड, घर पे रहो, मास्क सैनिटाइजर सब लगाते रहो और एंजॉय करते रहो, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो और बस खुश रहा करो। ये मेरी सबके लिए दुआ है। ओके, टाटा, बाय बाय।